गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 292 तक आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 292 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से घराने कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? इनमें से आगरा घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जरा बनारस घराना कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। रायगढ़ घराना भी इससे संबंधित है। जयपुर घराना भी इससे संबंधित है। आगरा घराना इससे संबंधित नहीं है। तो एक को एलिमिनेट करिए तो आंसर आपको मिल जाएगा 2, 3 और 4। तो बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना तथा लखनऊ घराने का संबंध है कथक शास्त्रीय नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में शरीर धीमी गति से चलता है जब नर्तक इस नृत्य को करता है तो, और संकेतकों एवं शरीर की गतियों का प्रयोग करता है वो। यह नृत्य रूप जो है 18वीं शताब्दी में शैव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। मणिपुरी मणिपुर का है। मणिपुरी 18वीं शताब्दी में तो विकसित हुआ, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। शरीर धीमी गति से चलता है इसमें। तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, मणिपुरी नृत्य जो है यह अनमोल कलानिधि वाला नृत्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से अलग है, भिन्न है। इसमें शरीर जो है वो धीमी गति से चलता है और संकेतकों एवं शरीर की गतियों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें जो नर्तक है बहुत हल्के से ज़मीन पर पैर रखता है और पैरों के संचालन में कोमलता और मृदुलता का परिचय मिलता है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ और इस नृत्य में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद की रचनाओं से आई विषय वस्तुएं प्रमुख रूप से उपयोग की जाती हैं। इसलिए यह नृत्य, ठीक है, इसलिए इस नृत्य का मुख्य विषय क्या है? रासलीला है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है? ओडिसी नृत्य ओडिशा का, सत्रिया नृत्य असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनी अट्टम। बताइए क्या है इसका उत्तर? ओडिशा का ओडिसी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इस परंपरा का जन्म मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख जो है शिलालेखों में भी मिलता है। ब्रह्मोश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्र कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग का आशय क्या है? शरीर को 3 भागों में बांटना, सिर, शरीर और पैर में। ठीक है, इस नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। किसकी? ओडिसी नृत्य की। देखिए, ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में ओडिशा के परिवेश और वहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय महिमा का गान किया जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं, जिन्हें प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मैत्री सेतु जो एक पुल है उसका उद्घाटन किया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क को मजबूत किया जा सके। ठीक है, यह पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यह पुल बनाया गया है फेनी रिवर पर, फेनी नदी। तो मैत्री सेतु पुल के बारे में देखिए, मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच स्थित है। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है, जो भारत को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो कौन सी नदी है? फेनी नदी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक गुरु चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर का निधन केरल के कोझिकोड में 105 वर्ष की आयु में हो गया।
ये निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? ये थे कथकली से संबंधित। कथकली कहाँ का है? केरल का। तो हाल ही में प्रसिद्ध कथकली नर्तक गुरु चेमनचेरी कुन्हीरमण नायर का निधन केरल के कोझिकोड में 105 वर्ष की आयु में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत को वर्ष 2016 से लेकर 2020 की अवधि के दौरान हथियारों का प्रमुख आयातकर्ता देश नहीं रहा? रूस रहा। रूस से सबसे ज़्यादा भारत ने हथियार खरीदे 2016 से 2020 की अवधि में। उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस रहा, फ्रांस से खरीदे। फिर इजराइल से खरीदे तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर खरीदे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, वर्ष 2016 से 2020 के दौरान भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों का क्रम इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा रूस से खरीदे, फिर फ्रांस से खरीदे, इजराइल से खरीदे तीसरे स्थान पर, और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। देखिए, एक वैश्विक संस्था है, उस संस्था का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है हाल ही में। वो रिपोर्ट कहती है कि भारत के हथियार आयात में वर्ष 2016 से 2020 के दौरान लगभग 1/3 यानी 33% की कमी आई है पिछले 4 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को भारत के 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। 51वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अवस्थित है? श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, बताइए। मेघालय लगाकर इसको गलत मत कर देना, तमिलनाडु में है ये। तो भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। इस सूची में वर्ष 2021 में जोड़ा गया नवीनतम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973 में, वो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का कार्बेट नेशनल पार्क था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मीठी क्रांति की शुरुआत मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कब की गई थी? वर्ष 2016 में। ऑप्शन नंबर डी। तो मीठी क्रांति की शुरुआत मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह संयुक्त राष्ट्र से अलग एक न्यायिक अंग है जो हेग के पीस पैलेस में स्थित है, यानी नीदरलैंड में। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र से अलग नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का ही है ये, अलग नहीं है, पृथक नहीं है उससे। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में अपना काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है, अलग नहीं है उससे, जो हेग नीदरलैंड में, जिसका जो मुख्यालय है वो स्थित है नीदरलैंड के हेग के पीस पैलेस में। देखिए, यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय जो है वो बाध्यकारी होते हैं। हालांकि न्यायालय के पास प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं और यह भी प्रायः देखा जाता है कि जो देश हैं इससे संबंधित, जो इससे जुड़े हैं, वो न्यायालय के निर्णय की अनदेखी भी करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, यह भारत सरकार का एक उपक्रम है जो वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। यह निगम वित्त वर्ष 2015-16 से ही लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है इसको।
करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इसको बंद करना चाह रहा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है और वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना क्या कहती है कि वर्तमान में निगम में, ठीक है, 59 स्थायी कर्मचारी और 6 प्रबंधन प्रशिक्षु सेवारत हैं। इन सभी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग के नियमों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लाभ लेने का अवसर दिया जाएगा। और यह जो निगम है वो वर्ष 2015 से लेकर 2016 से ही, ठीक है, 15-16 से लेकर ही लगातार घाटे का सामना कर रहा है अब तक, और इस घाटे से उबरने और लाभकारी बनाने की, ठीक है, देखिए, इसे घाटे से उबारने और लाभकारी बनाने की कोई संभावना नज़र नहीं आने के कारण हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में भीम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इस ऐप का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको बनाया है NPCI ने। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भीम कब आया, नीति आयोग कब आया। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, 2017 में आया है भीम, 16 में नहीं। भारत इंटरफेस फॉर मनी NPCI ने इसको बनाया है, पहला वाला गलत, दूसरा वाला करेक्ट। तो आपको ज्ञात होगा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए PM मोदी ने वर्ष 2017 में भीम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इस एप्लीकेशन का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर कार्य करती है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बड़ा लंबा सा पैसेज है, पढ़िए इसको। भारत की स्वतंत्रता, ब्लू कर लेते हैं पेन को। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के साथ साथ इन्होंने दलित समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान पर भी जोर दिया। इन्होंने मार्च 1946 में नेल्लोर के श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में दलितों के प्रवेश की मांग करते हुए अपना आमरण अनशन किया। अलग आंध्र प्रदेश के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके लिए इन्होंने 1952 में 58 दिन तक आमरण अनशन किया था और 15 दिसंबर 1952 को अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कानून व्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई और अंततः मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। हाल ही में 16 मार्च 2021 को इनकी जयंती मनाई गई है। निम्नलिखित में से ये कौन हैं? कौन हैं? इनकी तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए, सी वाले ऑप्शन को। ज्योतिबा फूले भी नहीं है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी नहीं है। ये हैं पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन नंबर डी, पोट्टी श्रीरामुलु। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्तमान समय में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयात कौन सा देश है? आयातक कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है वर्तमान में? दूसरे नंबर पर खरीदता है भारत, और भारत से भी कहीं अधिक है सऊदी अरब, पहले स्थान पर बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में जो है चीन के साथ भारत की तनातनी चल रही है, तो प्रथम स्थान पर आ जाएगा ये। तो वर्तमान में भारत विश्व में हथियारों का सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो पहला कौन हो गया? सऊदी अरब। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान युद्ध, आयुध और हथियार नियंत्रण व निःशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है? कौन सा संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण व निःशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है, अमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, आपको ज्ञात हो कि हाल ही में वैश्विक संस्था है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है हाल ही में। रिपोर्ट कहती है कि भारत ने वर्ष 2011 से 2015 के बीच और 2016 से 2020 के बीच जो हथियार खरीदे हैं उनमें उसने कमी की है। और कितनी कमी की है? लगभग 33% की कमी की है दूसरे देशों से, ठीक है। अब इसका ये भी कारण हो सकता है कि खुद भी, क्या नाम है, भारत सक्षम हो गया और हथियार बना रहा है, ठीक है।
अब बात करें हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, लेकिन ये संभावना बढ़ सकती है चीन की तनातनी के कारण। और प्रथम स्थान पर कौन है भाई? सऊदी अरब है, दूसरे पर भारत बना हुआ है। तो बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार नियंत्रण व निःशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी। ठीक है। यह संस्था नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं जागरूक नागरिकों को पारदर्शी स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। ठीक है, कुछ एक दो प्रश्न इसमें थे आर्ट एंड कल्चर के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।